नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। और आज चैप्टर नंबर NCERT का 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 इसे आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए, और इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर नंबर 2 है और इसमें सबसे पहले जरूरी है कि पुष्प की संरचना को अच्छे से समझा जाए। उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन पुंकेसर है, क्या स्त्री केसर है, कौन बाह्य दल है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक इस चैप्टर का अधूरा ज्ञान रहेगा। और इसे अच्छे से समझने के लिए पुष्प की संरचना समझना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पुष्प की जानकारी को सीखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे कि पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को समझने के लिए 3 घटना या 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें निषेचन पूर्व संरचनाएं पढ़ेंगे आप, फिर इसमें पढ़ेंगे द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे निषेचन की जो बाद वाली घटनाएं हैं। पूरा चैप्टर इन 3 घटनाओं पर आधारित है और चौथी घटना जो है वो पुष्प की संरचना के बारे में। यही चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना। देखिए, पुष्प एक स्ट्रक्चरल बना है, ये पुष्प की संरचना बनी है। ये देखिए, इसकी जो ये आपको पुष्पों में हरा भाग दिखाई देगा, इसे कहते हैं बाह्य दल। क्या कहेंगे इसे? जितना ये हमने काला काला भाग किया है इसे हम कहते हैं बाह्य दल। ये 2 ही दिखाई देते, इसके भाग और भी होते हैं लेकिन 2 ही बने हैं। उसके बाद दलपुंज होता है, ये बने हैं, ये और ये दलपुंज हैं, जो 2 ही दिखाई देते हैं लेकिन होते अनेक हैं। इसके बाद ये परागकोश है और ये डंठल है जो इससे जुड़ा हुआ होता है। इसे ही आप पुंकेसर का नर भाग कहते हैं, क्योंकि पुष्प में 2 भाग होते हैं, नर और मादा। और किसी पुष्प में नहीं भी होते, एक ही होता है। लेकिन इस पुष्प में ये द्विलिंगी पुष्प है, यानी अब परागकोश और तंतु मिलकर किसको बनाते हैं? पुंकेसर को। और ये नरभाग होता है। और ये बीज की जो स्थिति है ये बीजांड है, या बीजांड कह सकते हैं, या गुरु बीजांड धानी। और ये इसका अंडक है, अंडाशय है, और वर्तिका है और वर्ताग। ये तीनों मिलकर स्त्री केसर को जन्म देते हैं, यानी मादा भाग को। मादा भाग 3 भागों से मिलकर बना है, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर। ठीक है, ये संपूर्ण पुष्प है, क्योंकि पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना होता है। और पुष्प 4 भाग होते हैं, जैसे कि बताया गया है। 4 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो ये हो गया, 1 2 3 और 4 भाग हो गए। इसको पढ़ें, क्योंकि अंडाशय के अंतर, अब जैसे आप ये ना कहें कि ये 5, ये अंडाशय के अंदर ही आएगा। बीजांड जो होगा वो अंडाशय के अंदर होगा। तो 1 2 3 और 4। अब इन चारों भागों को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। बाह्य दल आपने ये पढ़ लिया, और दलपुंज ये सहायक चक्र बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पुष्प के सहायक चक्र। उमंग और जायांग ये आवश्यक चक्र बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ये नर भाग है और ये मादा भाग, क्योंकि इन दोनों के बिना ही तो अन्य पुष्प बन ही नहीं सकता है। अब इसे बाह्य दल को हमने एक्सप्लेन किया, क्यों पुष्प को अच्छे से समझना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि कई परीक्षाओं में, आपको कंपटीशन की परीक्षाओं में ये बोलते हैं वर्ताग्र क्या है, जैसे कि मादा भाग है या नर भाग है। तो आपको ये जब संरचना आप अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा पुष्प पढ़ लेंगे और पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे बाह्य दल। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ये सबसे, जैसे कि पुष्प आने से पहले ये प्रथम चक्र से बोलते हैं। ये प्रथम चक्र होता है और अधिकांश भाग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होगा? ये रंग इसका कैसा होगा?
हरा रंग होगा, हरा रंग। अब हम दलपुंज की बात करें थे, दलपुंज ये है, समझ लेना ये दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दल पुंजों पुंजों का बना होता है। इसमें अभी यहाँ तो दो ही दिखाए गए, लेकिन अन्य भाग होते हैं, उसके पीछे होंगे और आगे होंगे, इसलिए ये संरचना अधूरी है। अधूरी कैसी है? ये आपको समझाने के लिए ऐसी बनाई गई है, दलपुंज जो कई दलपुंजों का बना होता है। अब हम पढ़ेंगे पुमंग की बात। पुमंग क्या है? यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये पुष्प का क्या होगा? ये तीसरा चक्र होता है, जो अनेक पुंकेसरों, किसका बना होता है? जैसे एक पुंकेसर ये दिखाई दे रहा, एक पुंकेसर है और भी हो सकते हैं, और किसी में एक ही होता है, तो अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुष्प का नर भाग होता है। ये क्या होगा? पुष्प का नर भाग होगा। यह भाग यह भाग में यहाँ ये पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुष्प का नर भाग होता है, और ये दो भागों में, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, ये दो भागों में होता है। दो भागों में बना होता है, दो भागों का बना होता है। कौन किसका बना होगा? परागकोश का और डंठल तंतु। अब यहाँ समझते हैं डंठल तंतु क्या होता है। ये जो भाग है, जो परागकोश जुड़ा हुआ है, इसे डंठल तंतु कहते हैं। और परागकोश कहाँ होंगे? इसे डंठल तंतु। यानी जो पुमंग है वो दो भाग होते हैं, डंठल तंतु और परागकोश के द्वारा जुड़ा होता है। और फिर ये क्या बन जाएगा? पूरा पुंकेसर, यानी नर भाग। अब हम बात करेंगे मादा भाग की, यानी जायांग। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, यानी सबसे अंदर होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये आपका पुष्प का मादा भाग है। ये तीन भागों का बना होता है। किनका बना होता है? तीन भागों, वर्तिका, वर्ताग्र और अंडाशय का। यानी स्त्री केसर जो है वो तीन भागों से मिलकर बना है, वर्तिका, वर्ताग्र और अंडाशय से। ये समझ गए? ये पुष्प के हमने चारों भाग आपको समझा दिए। अब देखिए, पुष्प जो है वो जनांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के बताए गए हैं। जनांगों के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के? दो प्रकार के बताए गए हैं। एक लिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जनांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्पों को हमने बांटा, एक लिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प। कितने बताए? दो लिंगी पुष्प। जब पुष्प में स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुष्प एक लिंगी। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा है, पपीता, तरबूज। यानी या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, इन दोनों में से अगर कोई एक है तो पुष्प क्या है? एक लिंगी है। और जब दोनों उपस्थिति हो, जैसे कि दो लिंगी की बात करते हैं, जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जननांगों की उपस्थिति हो तो पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, सरसों। ठीक है, यहाँ बात आ गई। पुष्प ये समझ लिया, पुष्प एक लिंगी और दो लिंगी होते हैं। अब बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात की। अगर आपसे बच्चों को अगर ये पूछता है कि पुष्प कितने भागों में बटा होता है, तो आप कहेंगे पुष्प के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। और भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। कोई अगर आपसे पूछता है पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो चार भाग होते। जैसे कि यहाँ मैंने नोट में लिखा है, पुष्प में
चक्र पाए जाते हैं तो वह पूर्ण पुष्प कहलाता है या होता है। जैसे कोई अगर ये कहे कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं तो ये तो पूरा पुष्प है, और अगर उसमें से कोई भी चक्र अगर नहीं है तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। तो ये इस बात को समझ लें, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, अगर कोई पुष्प में एक भी चक्र अनुपस्थित है तो पुष्प कैसा कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। तो जैसे आपसे अलग भी पूछा जा सकता है कि अपूर्ण पुष्प क्या है? अपूर्ण पुष्प वह है जिसमें कोई ना कोई चक्र अनुपस्थित है तो वो अपूर्ण पुष्प है, और पूर्ण पुष्प वो होता है जिसमें कि चारों के चारों चक्र पाए जाते हैं। जैसे 4 चक्र तो हम समझा ही चुके हैं। अब टॉपिक शुरू होता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझने के लिए आपको 3 घटनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी पुष्प बनता है उसमें, उसके बाद उसमें कुछ डेवलपमेंट आते हैं, चेंजिंग आने, हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, उसके बाद ही वो घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। दोहरा निषेचन आप पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन। उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं। यही आप तीनों घटनाएं आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। लेकिन ये भी कई घटनाओं में बटी हैं और ये भी कई घटनाओं में बटी हैं, तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर होने वाला है, तो बच्चों देखेंगे। देखते हैं आगे। अब देखिए निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। पादपों में निषेचन क्रिया से पूर्व पादपों में कुछ हार्मोनल और संरचनाओं में परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा पुष्प पहले गुंडी आती है, फिर उसमें कुछ संरचनाओं, जब परिवर्तन कैसे होते हैं, किनके द्वारा? हार्मोन्सों के द्वारा, और फिर संरचनाओं में परिवर्तन होता है। बहुत से परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। पुष्प में नर और मादा जननांगों का विकास होता है, प्रारंभ यानी विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे तभी आप इसे समझेंगे। यानी निषेचन पूर्व घटनाओं को समझने के लिए आपको 3 घटनाएं पढ़नी पड़ेंगी, जिनको पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी और पराकण। यानी इसके अंतर्गत इन तीनों घटनाओं को आपको पढ़ना है, जिसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया है पुंकेसर को। अब देखिए पुंकेसर क्या है, इसके बारे में समझिए। पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, परागकोश और पतला डंठल। अब ये देखिए परागकोश का ये संरचना है, ये संरचना आपको दिखाई देगी, और ये पतला सा डंठल आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसका डंठल है, भाग 1 भाग 2। क्या बताया? परागकोश में और पतला डंठल में बना होता है। अब इसके बारे में समझिए। प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। यानी वो वहां पर बनते हैं, कहाँ? परागकोश के अंदर। परागकोश अनुप्रस्थ 2 भागों में दिखाई देता है। प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। देखिए ये 2 भागों में दिखाई दे रहा है, और क्या बताया? परागकण भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको यहाँ से परागकण भरे हुए रहते हैं। परागकणों का निर्माण मात्रक कोशिकाओं या सूक्ष्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से होता है।
यानी ये पराग कोश तभी बनेंगे जब उनका अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये अगुणित होते हैं क्योंकि यहाँ भी बन रहे हैं। अगुणित को हम एन से लिख सकते हैं, ये अभी अगुणित है, ये अभी अगुणित, और जब गुणित होता है तो उसे 2n कहते हैं कि दो युग्मक के मिलने से, अभी तो सिंगल है तो ये अगुणित क्या होता है, ये अगुणित होता है, जिसे माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। अब ये समझ रहे हैं ना पुंकेसर के बारे में। और ये कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। कौन सा होता है, ये नर भाग होता है। अब ये नर भाग में पुंकेसर बनते कैसे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें किसका निर्माण होगा, परागकोशों का निर्माण होगा। किसमें होगा, पुंकेसर में। पुंकेसर में परागकोश कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो मैंने यहां दोबारा समझिए इसे। पुंकेसर दो भागों में बटा है, किसमें, परागकोश में, और एक पतला डंठल। ठीक है, प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन यानी उनका विकास होता है। किनका, इनका परागकोश का। पुंकेसर में किसका विकास होगा, परागकोश का विकास होता है। और परागकोश अनुप्रस्थ दो भागों में दिखाई देता है। कितने भाग दिखाई देते हैं, ये दो भाग, वैसे होता एक ही है, ये दो भागों में दिखाई देता है। प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं जिससे परागकण भरे रहते हैं। ये देखो परागकण भरे हैं। और ये जो है किससे बने होते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा। सूक्ष्म कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होने की घटना घटित होती है तो ये अगुणित माइक्रोमियोस्पोर्स का निर्माण यानी इनका निर्माण होता। किनका, अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। ये क्या बने, परागकोश में क्या बने, परागकण बने। ये समझ गए, परागकण कहाँ बनते हैं, पुंकेसरों में। और ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। इस बात को समझ गए। ये वाणी हो गई खत्म। अब पढ़ेंगे किसको, लघु बीजाणुधानी के बारे में। आइए देखते हैं लघु बीजाणु। अब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे और इसके बाद लघु बीजाणुधानी का जनन पढ़ेंगे। इसके बाद पहले हम इसकी संरचना को अध्ययन करेंगे। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी लगभग गोल संरचना होती है। एक ऐसी लगभग में गोल संरचना होती है जो क्रमशः बाह्य त्वचा, यानी ये देखो 1 2 3 4 ये त्वचाएं हैं इसकी, यानी त्वचा का मतलब है झिल्लियां। बाह्य त्वचा, अंतस्तीय, मध्य परत, टेपिटम की ओर 3 परतें होती हैं। ये देखो टेपिटम है 1 2 3, कितनी बताई है, 3 परतें संरक्षण की प्रक्रिया का कार्य करती हैं। संरक्षण का मतलब होता है इसे रक्षा प्रदान करना। संरक्षण का क्या मतलब है, उसकी रक्षा प्रदान करना। और ये हम किसको पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणुधानी की हम संरचना को पढ़ रहे हैं। ये ऐसे संरक्षण का कार्य करती है। परागकोश स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। यानी परागकोश स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है, जिसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। ये देखिए, अगर कोई ये कहे कि लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदरूनी या सबसे आंतरिक परत कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए टेपिटम की। यह पराग कणों को पोषण देती है। ये पराग कणों को कौन पोषण देती है, टेपिटम की परत। किसको देती है, पोषण देती है। इसे एक से अधिक केंद्रक होते हैं। जो संयोजी ऊतक ये है, इसमें केंद्रक कितने होते हैं, 1 से अधिक पाए जाते हैं। जब परागकोश
परिपक्व होता है, सजातीय कोशिकाओं का समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है अधिक केंद्रक इसमें होते हैं, ये बात समझ गए। और परागकोश जब परिपक्व होता है तो सजातीय कोशिकाओं का जो समूह है बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी में जनन। ये जो टेपिटम होती है, ये जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि टेपिटम जो है इन्हें पोषण प्रदान करती है। टेपिटम अन्य कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। जीव द्रव्य से भरी होती हैं। जीव द्रव्य से भरी होती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये अनेक केंद्रक भी होते हैं। इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बीजाणु धानी जनन के बारे में। पहले अब पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में, क्योंकि अभी लघु बीजाणु धानिया को पढ़ा था आपने। अब इसके बाद पढ़ें, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतकों में कोशिकाएं क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु जो संरचना है, ये देखिए, ये 4 भागों में बटी गई है। ये चित्र पूरा नहीं बन पाया है, बड़ा चित्र है, तो आप किताब से या किसी से देख के बना सकते हैं। ये 4 भागों में बटी होती है। जैसे कि अभी पहले आपने देखा था, ऐसी संरचना पढ़ी थी आपने अभी, इसमें से परागकोश निकले थे। वो ही यहाँ बात हो रही है कि परागकण और विकसित कैसे होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु 4 संरचनाओं में बनती है। इसकी प्रत्येक कोशिका वृद्धि करने में सक्षम होती है। जो ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही, इसमें सेल्स भरे जाएंगे। सेल्स ऐसे मैंने भरे नहीं है, ये ऐसी संरचनाएं भरी जाएंगी। आप चाहें तो आप किसी से देख के बना सकते हैं। अब ये भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो आपको एकदम क्लियर आपको दिखाई दे, जितना हो सकता है उतनी आपको मदद कर रहे हैं। लघु बीजाणु धानी निर्माण, यहाँ क्या लिखा? वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक कोशिका मात्र कोशिका से बनी होती है। मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यानी लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसमें लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं में व्यवस्थित होती है। यानी जब लघु बीजाणु धानी संरचना के समय ये कितनी कोशिकाओं में बटी होती है, तो आप यहाँ पे एक कोशिका होती है, ये क्योंकि अभी विकसित हो गई है,
और एक ये होगी और एक ये होगी, 4 कोशिकाओं में व्यवस्थित होती है। जैसे ही पराग कोश परिपक्व स्फुरित होता है तब लग बीजाणु एक दूसरे से यानी विलग, विलग का मतलब होता है विलग, अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित होते हैं। ये देखिए, इसमें हमने बताया थी कि ये संरचना एक जैसी थी, जब ये परिपक्व होगा तो ये किस में बदल गई, ये अलग होगी, तो ये पराग कणों के रूप में विकसित होते हैं। और प्रत्येक लग बीजाणुधानी के अंदर हजारों परागकण का निर्माण होता है जो स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। किसके साथ होते हैं? स्फुटन के साथ। ये जो है ये क्या है? परागकण। क्या है ये? परागकण। और कितने? हजारों की संख्या में ये बनेंगे। तो लग बीजाणु जनन के बारे में आपने पढ़ा, या अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर समझिए। जैसे ही परागकोश विकसित होता है, बीजाणु ऊतक की कोशिकाएं जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सूक्ष्म बीजाणु की संरचना को 4 भागों में बनाते हैं और ये प्रत्येक भाग आगे चलकर विकसित होते हैं और विभाजन के द्वारा, और ये अपने आप में सक्षम होते हैं ये परागण विकसित होने के लिए, और ये हजारों की संख्या में परागण निकलते हैं। जैसे कि यहां से ये नीचे निकलेंगे, ये तो क्या बन गए? परागण। अब आगे का जो टॉपिक है वो है परागण, जो आपको अगली वीडियो में देखने को, यानी अगली क्लास में देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर कोई चीज, कोई भी टॉपिक में समस्या है तो हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी समस्या अगर आती है कि टॉपिक से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका जहां तक होगा वहां तक आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।